नमस्कार। मैं एक लिस्ट पढ़ूंगा और उस लिस्ट में आप ये सोचिएगा उस लिस्ट को सुनकर कि क्या ये किसी एक व्यक्ति के लिए एक जीवन में संभव है कि वो डायरेक्टर भी है, स्क्रीन राइटर है, लेखक है, गीतकार है, एसेइस्ट है, मैगजीन एडिटर है, इलस्ट्रेटर है, कैलीग्राफर है, कंपोजर है, फिल्म एडिटर है, जिसको 36 राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया, 11 जिनको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, जिनमें एक गोल्डन लॉयन अवार्ड जो कि वेनिस फिल्म फेस्टिवल में फिल्मों के क्षेत्र में दुनिया में सबसे बड़ा पुरस्कार है, गोल्डन बेयर अवार्ड जो कि बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में दिया जाता है फिल्मों में उत्कृष्ट कार्य के लिए, और 2 सिल्वर बेयर अवार्ड जो कि बर्लिन में ही दिया जाता है। बेस्ट ह्यूमन डॉक्यूमेंट अवार्ड 1956 में कांस फिल्म फेस्टिवल में दिया गया। एकेडमी ऑनरेरी अवार्ड 1992 में, एक ऑस्कर अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इसके साथ साथ भारत रत्न। जी हाँ, बात कर रहा हूं एक ही व्यक्ति की, जो है सत्यजीत रे, जाने माने डायरेक्टर। जब जब दुनिया में उत्कृष्ट निर्देशकों की बात होती है उसमें सत्यजीत रे का नाम आता है, और इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जाने माने कवि, लेखक, आलोचक और समीक्षक डॉक्टर उदयन वाजपेयी सर, और इससे ज्यादा मेरे गुरु सर। सत्यजीत रे ने 40 के दशक में फिल्म बनाना शुरू किया था, और सत्यजीत रे की जो पहली फिल्म है जो आप देखने जा रहे हैं, पाथेर पांचाली, वो उसी समय आजादी के आसपास बनी थी, और उसके बनते ही उस फिल्म के पूरी दुनिया में ये बात हुई कि भारत से भी कोई एक ऐसी गंभीर फिल्म बन सकती है। और ये बहुत मुश्किलों में बनी थी फिल्म। सत्यजीत रे के पास बहुत धन नहीं था, और अगर मुझे ठीक याद है तो वो उन दिनों कोई नौकरी भी करते थे, और सत्यजीत रे कोई बहुत रईस परिवार के भी नहीं थे। ऐसे परिवार के अवश्य थे जिसमें सुरुचि संपन्न परिवार के थे। उनके पिता कहानीकार थे, और उनके घर में बच्चों की कहानियां उदाहरण के लिए उनके यहाँ या तो उनके पिता ने या उनके दादा ने लिखी हैं, और उनकी एक तरह की बड़े सुसंस्कारित परिवार से वो आते हैं। सत्यजीत रे ने बड़ी जोड़ तोड़ से ये फिल्म बनाई थी, बहुत मुश्किलों से बनाई थी। उन दिनों कोई ऐसी फिल्मों के लिए निर्माता मिलना बहुत मुश्किल था। अब तो असंभव हो गया है। अब तो पूरी दुनिया में जो गंभीर सिनेमा है उसकी बहुत ज्यादा, उसकी वित्तीय सहायता के लिए बहुत मुश्किल हो गई है, क्योंकि सारी दुनिया संभवतः अब एक सी फिल्में देखने की उसको आदत पड़ गई है। कोई ऐसी फिल्म जिससे उस दर्शक को अपनी अनूठेपन का, अपने अस्तित्व के अनूठेपन का, उसकी गहराई का बोध हो, ऐसी फिल्मों को बनाने के लिए अब जो धन है, वित्त जो है, वो अब बहुत कम उपलब्ध है। ये जो फिल्म है पाथेर पांचाली, ये विभूति भूषण के उपन्यास पर बनी है। उसका नाम पाथेर पांचाली था, उस उपन्यास का नाम है, और वो विभूति बाबू बहुत कमाल के उपन्यासकार बंगाल के हैं। ये गांव से आते थे। अगर मुझे फिर ठीक याद है तो विभूति भूषण जब एक छोटे शहर में बंगाल के कोई एक वो थे जमींदार, उनके घर कोई महफिल जमती थी जहां लोग अपनी कहानियां, कविताएं, उपन्यास सुनाने आते थे। जब इन्होंने ये सुनाया, और ये अपना आते थे और रात में लालटेन लेके अपने गांव वापस चले जाते, धोती पहन के आते थे, ऊंचे लंबे तगड़े व्यक्ति थे।
और कोई ज्यादा, हमारा ख्याल ये है कि वो स्कूल में पढ़ाते थे, कोई छोटी सी नौकरी करते थे। तो विभूति बाबू ने जब ये उपन्यास पढ़ के इसके कुछ हिस्से वहां सुनाए उन जमींदार साहब या जागीरदार साहब के घर, तो लोगों में आश्चर्य फैल गया कि ऐसा अद्भुत उपन्यास भी लिखा जा सकता है। भारत में उपन्यास की विधा यूरोप से आई है और हम उस पर बहुत अच्छे उपन्यास, श्रेष्ठ उपन्यास लिख सकें ऐसी सामर्थ्य तब तक बहुत थी नहीं। ये मैं 40 के आसपास के, आपको 1940 के आसपास का कह रहा हूं। बहरहाल ये उपन्यास फिर उन्हीं की मदद से संभवतः कलकत्ते से वो छपा और कुछ वर्षों बाद सत्यजीत रे ने इसको पढ़ा और इन्होंने निश्चय किया कि वो पाथेर पांचाली पे फिल्म बनाएंगे। तो इसके एक हिस्से पे पाथेर पांचाली फिल्म बनी है, उसके दूसरे हिस्से पे अपराजितो बनी और एक और हिस्से पे बनी अपूर्व संसार। ये तीन, जिसको आप ट्रियोलॉजी सिनेमा की फिल्म में कहते हैं, 3 फिल्में एक साथ इस उपन्यास पर बनी। एक में अपू का बचपन है, दूसरे में उसका विवाह आदि होता है, फिर अंतिम में वो अधिक वयस्क होके उसके ऐसी, तो अपू को के पीछे फिल्म, अपू को फॉलो कर रही है फिल्म। वो अपू ट्रायोलॉजी शायद इसीलिए से अपू ट्रायोलॉजी, अपू's ट्रायोलॉजी कहते हैं। और इसी में से एक ट्रायोलॉजी में से अपूर्व संसार को वेनिस में उस फिल्म का वो गोल्डन ईगल या जो भी वो अवार्ड था, बड़ा सा लॉयन अवार्ड, वो मिला था उनको वेनिस में। और जिस वक्त उनको मिला था उस वक्त दुनिया में बहुत बड़े बड़े फिल्म निदेशक होते थे। उस वक्त फेलिनी थे इटली के, रोसेलिनी थे, वो भी इटली के महान फिल्म मेकर थे। फ्रांस में ट्रूफो हैं, बल्कि ट्रूफो के पहले की बात है तो फ्रांस में उस वक्त ब्रेसों थे जो बहुत ही महान फिल्म मेकर थे। तो इस तरह के बड़े फिल्म मेकर्स के होते उनको ये पुरस्कार वेनिस में मिला था, जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस पुरस्कार था उन दिनों भी। और उन दिनों इन फिल्मों को देखने वाली एक बड़ी संख्या में दर्शक मंडली भी थी। ये अद्भुत बात है कि हम जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी विकसित होती जाती है, हमारे गहन कला से संपर्क की जो हमारी आकांक्षा है वो मरती जाती है। हम ज्यादा दरिद्र होते जाते हैं सांस्कृतिक रूप से, और वो दारिद्र आज हमारे सामने है। जो OTT में फिल्में आती हैं जो कि अधिकतर बहुत ही खराब होती हैं, उन फिल्मों को लोग इतनी रुचि से देखते हैं। तो जब ये फिल्म बनी पहली बार, ये ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी और इसमें जो प्रकाश है वो किस तरह चेहरों पर या पेड़ों पर या पक्षियों पर या आकाश पर या रेलगाड़ी पर, खेतों पर गिर रहा है, ये बड़ी खास बात इसकी थी। और फिल्म अंततः प्रकाश के सहारे बनती है क्योंकि कैमरा जो है वो प्रकाश को ग्रहण करता है। तो आप कैसे उसमें धूप को बता रहे हैं उससे, या कैसे उसमें शेड्स हैं, काले और सफेद के बीच में जो ग्रेज होते हैं बहुत सारे, वो किस तरह के हैं, उस पूरी दृष्टि से, और कैसे वो इमेज है उसमें, और कैसी आवाज की बुनावट है, उससे फिल्म की उत्कृष्टता पता लगती है। और ये ख्याल रखिए, हम भले ये वाक्य बोलने के आदी हो कि हम फिल्म देखने जा रहे हैं, दरअसल फिल्म सुनी अधिक जाती है, देखी कम जाती है। एक फिल्म के बनने में देखना 30 से 35% ही होता है, लेकिन सुनना 65% होता है। अगर केवल रेलगाड़ी की आवाज आपको सुना दी जाए तो रेल का जो चित्र है वो आपके मन में अपने आप बन जाएगा, और वो चित्र ज्यादा कल्पना के सहारे बनेगा, और वो चित्र उस दृष्टि से ज्यादा खूबसूरत होगा क्योंकि आप मनचाही ट्रेन बनाएंगे। तो ये इसमें संयोग से पाथेर पांचाली में एक दृश्य भी है कि वो रेल गुजर रही है
और ये याद रखिए कि 1940 के दशक की बात है, 45-46 किस वक्त थी, 48 का, ये रेल गुजर रही है एक देहात के किनारे से, गांव के किनारे, और ये दो बच्चे, छोटा सा बच्चा अपू और उसकी बहन दुर्गा, ये दौड़ते हैं उस ट्रेन की तरफ। तो रे ने उसमें शॉट ऐसे लिया है कि जो कैमरा है वो एक तरफ से ऐसे दूसरी तरफ आ रहा है, यानी वो क्षैतिज उसकी गति है, सीधे दौड़ रहे हैं अपू और दुर्गा, और ट्रेन सामने से जा रही है। तो एक अजीब तरह की 3-4 गतियां मिलके एक अजीब सी इमेज तैयार होती है, सिनेमैटिक इमेज तैयार होती है, वो देखने लायक है। और इस फिल्म को आप, बहुत सारे फिल्मकारों ने इसको लिरिकल रियलिज्म कहा है, गीतात्मक यथार्थ की फिल्म है। इसमें गीतात्मकता, यानी आपको इसमें जो दुख भी है, और दुख काफी है, वो बहुत गीतात्मक ढंग से है, यानी बहता हुआ सा है। और एक महिला इसमें है जो इनकी दादी है अपू की, इतनी बूढ़ी महिला, और उस बुढ़ापे में भी उस स्त्री का आत्मसम्मान बनाए रखने का, और साथ में भूख की मजबूरी उसके साथ। और ये वो समय भी है जब ये अपू का घर एक बहुत ही गरीब घर है, टूटता हुआ घर है, जिसके सबब से अपू और उसके परिवार को शहर जाना पड़ता है। और उसमें उनको, ये गांव में बसे एक परिवार की टूटन के फलस्वरूप उनके शहर में पलायन की कथा भी है। ये भारत के एक ऐसे क्षण को विभूति बाबू ने इसमें दर्ज किया है, जो सत्यजीत रे ने जिसका फिल्मांकन और उसको फिल्म में चरितार्थ किया है, जहां ये गांव की व्यवस्था टूट रही है और शहर मजबूरी हो गया है। तो ये टूटते हुए गांव से मजबूर लोग शहर की ओर अपसरण कर रहे हैं, उसकी कहानी भी है ये। और इसमें जो ध्वनि विन्यास है, इसका जो ध्वनि का की जो बुनावट है, उसमें जो संगीत है, इसमें जो नैसर्गिक ध्वनियां हैं, उनकी बहुत सुंदर बुनावट है। और इस फिल्म ने, आज तक इस फिल्म को देखा जाता है, शायद सत्यजीत रे ने इससे ज्यादा प्रसिद्ध फिल्म, या इससे ज्यादा मेरी दृष्टि में खूबसूरत फिल्म कोई दूसरी नहीं बनाई। इसके अलावा सत्यजीत रे ने एक चारुलता बनाई, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के उपन्यास पर आधारित थी। ये अपू ट्रायोलॉजी के बाद चारुलता बनी। चारुलता ने एक अद्वितीय अभिनेत्री माधवी मुखर्जी को या तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, या उससे पहले सत्यजीत रे के ही समतुल्य ऋत्विक घटक की एक फिल्म सुवर्ण रेखा में माधवी मुखर्जी पहली मर्तबा आई थी। और इसमें चारुलता में फिर माधवी मुखर्जी ने अद्वितीय अभिनय उसमें किया। वो जो कहानी है उसमें भी वो चारुलता और उनके देवर के बीच की वो कहानी है, जो कहते हैं रविन्द्रनाथ के अपने जीवन से जुड़ी हुई थी। यहाँ सर एक सवाल और आता है। अभी आपने कहा कि फिल्मों को देखने की, एक तरीके की फिल्में देखने और सुनने की हमें आदत हो गई है, या एक तरीके की आर्ट की। और ये चूंकि कृतियां जो सत्यजीत रे की कहें, ऋत्विक घटक की कहें, मणिकौल साहब की कहें, तो ये काफी गहरी होती हैं। तो वो गहराई एक जो आज के समय में वो परसीव करने के तरीके क्या हैं, या ये फिल्में आपको देख के क्या हासिल होगा जो गहरी कलाएं हैं? ऐसा है कि मनुष्य को जीवन जीने के दो ढंग हैं। एक तो वो ये है कि वो अपने को एक भीड़ का भाग बना के जिए और इसमें दुख न मनाए। हाँ। जहां वो खुद को भीड़ से अलग पहचान ही ना पाए। एक तो ढंग ये है जीने का, और वो आसान है लेकिन उससे कुछ हासिल है नहीं। उसमें आप आसान है, लेकिन आप जीवन भर अपने को महसूस करने न कर पाने के दुख में जीते हैं। वो दुख आपके टांग टूटने के दुख जैसा नहीं होता, आपके सिर दर्द की जैसा दुख नहीं होता, जो
ये जो गहन अंतःकरण में बैठे हुआ दुख होता है, उसकी टीस आपके दुनिया को देखने के ढंग में निकलती है, आपके लोक व्यवहार में निकलती है, आपके अपने और अपने बच्चों या अपनी प्रेमिका या अपने पिता या अपनी पत्नी आदि के संबंध में निकलती है, वो जो टीस है। लेकिन जब आप एक ऐसी गहरी फिल्म देखते हैं, चाहे वो पाथेर पांचाली हो या अपराजितो हो या पूर संसार हो या मेघे ढका तारा हो ऋत्विक घटक की, या उसकी रोटी हो मणिकौल की, या कुमार साहनी की कस्बा हो, या दुनिया के इस तरह के फिल्मकार फेलिनी मैंने जिनका नाम लिया, या जॉन लुक गोदार हो फ्रांस के, या रॉबर्टो रोसेलिनी हो, ये सारे अगर लोगों के फिल्में आप देखते हैं तो आप अपने को अनुभव करने के रास्ते खोज लेते हैं। ये फिल्में आपको कहानियां नहीं देती, ये फिल्में आपको अपने तक पहुंचने के मार्ग सुलभ कर देती हैं। जैसे कि श्रेष्ठ साहित्य करता है, जैसे कि श्रेष्ठ चित्रकला करती है या श्रेष्ठ नृत्य करता है। ये कमर्शियल फिल्में जो होती हैं, वो कमर्शियल फिल्में आपको, इसके लिए अंग्रेजी शब्द बहुत अच्छा है, टिटिलेट करती हैं, आपको गुदगुदाती हैं, आपकी बहुत ओछी किस्म की यौनिकता को जगाती हैं। लेकिन ये जो ऐसी कला फिल्में कह लीजिए या ऐसी फिल्में कह लीजिए जहां व्यक्ति का स्थान केंद्रीय, यानी उसके डायरेक्टर का स्थान केंद्रीय होता है और वो अपनी तरह से फिल्म बनाता है, ऐसी फिल्मों में, ऐसी फिल्मों के सहारे ये आपको टिटिलेट नहीं करती, ये आपसे संवाद करती है और आपको खुद से संवाद करने की ओर उकसाती है। ये बताती हैं कि मानवीय अस्तित्व एक बहुत गंभीर चीज है, जिसमें गंभीर हास्य भी है, जिसमें गंभीर ट्रेजेडी भी है, जिसमें दुख भी है, सुख भी है, लेकिन इस सब के बीच में आप हैं और आपकी अद्वितीयता है। ये शाहरुख खान की फिल्म या अक्षय कुमार की फिल्म या ये जो भी इस तरह के लोग हैं, कमर्शियल सिनेमा, इसमें क्योंकि ये फिल्में उसी तरह बनाई जाती है जैसे लक्स साबुन बनाया जाता है, जो सबके लिए एक सा है। जबकि सत्यजीत रे या घटक या मणिकौल या फेलिनी या ब्रेसों, इनकी फिल्में हर व्यक्ति को अलग अनुभव होती हैं और उसके इस अद्वितीय होने के अनुभव को जगत में ये फिल्में जागृत करती हैं। सर, इसमें एक और सवाल है कि ऐसा माना जाता है कि या एक आम राय सी बनी हुई है कि इस तरीके की जो गहरी फिल्में हैं या गहरा साहित्य है या कला की तरफ रुचि रखने वाले लोग थोड़े से अलग होते हैं, ये हमारा दायरा नहीं है या हमारा डोमेन नहीं है। तो एक वो व्यक्ति जो इन सब से हटके थोड़ा सा इस तरह की कला का आस्वादन करना चाहते हैं, तो वो क्यों उनको थोड़ी सी हिम्मत करके इस तरफ आना चाहिए, इस तरीके की कलाएं देखने के लिए या इस तरीके के फिल्में देखने के लिए? ऐसा है कि एक तो ये सोचना कि साहब हम इन लोगों से अलग हैं, ये गलत है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस तो पढ़ते हैं, वो भी गंभीर ग्रंथ है, वो भी गंभीर कला है। महाभारत पढ़ते हैं लोग, वो भी गंभीर कला है। लोग कथाएं सुनते हैं, वेताल 25 सुनते हैं, या कालिदास की नाटकों को देखते हैं, या जायसी को पढ़ते हैं, रहीम खान खाना को पढ़ते हैं, रस खान को पढ़ते हैं, ये सारे तो गंभीर लेखक हैं। या जब हम चित्रपट के ये जो पटचित्र देखते हैं जिसमें या ये मधुबनी कला देखते, ये सारी गंभीर कलाएं हैं। फिर हमको ऐसा नहीं है कि हम गंभीर कलाओं को अनुभव या उसका रसास्वादन करने का हमें अभ्यास नहीं है। हम जब आधुनिक कलाओं में आते हैं तो हमें घबराहट शुरू हो जाती है। और क्यों घबराहट शुरू हो जाती है? क्योंकि हमें उसके लिए अपने को थोड़ा संस्कारित करने की जरूरत है। उस संस्कारित होने का सिर्फ इतना अर्थ है कि आप ये फिल्म देखते वक्त पहले देख लें उसको, फिर चाहे तो नकारें।
लेकिन पहले उसको देख लें, उसमें से कई फिल्मों को, और ये आपस में भी बहुत अलग होती हैं। कमर्शियल फिल्में ज्यादातर एक सी होती हैं, जो कलात्मक फिल्में हम जो कह रहे हैं वो एक दूसरे से बहुत अलग होती हैं और आपको जिंदगी के अलग अलग पहलुओं से जोड़ती हैं, उसके बारे में विचार करने को आपको उकसाती हैं और आपको आनंद देती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन फिल्मों में जो रस का अनुभव है, जैसा कि अच्छे खाने से अनुभव होता है, और उसी वक्त उसके अच्छे खाने का जो अनुभव है उसके साथ साथ आप विचारशील भी होते हैं, उसी तरह ये फिल्में भी, इनमें आनंद है, लेकिन इस आनंद के लिए थोड़ा संस्कारित होना जरूरी होता है, जिसके लिए सिर्फ इतना करना है कि आप चुपचाप कुछ फिल्में देख लीजिए, धैर्य रखें। ऐसा ना हो कि आप सोच के ही कि नहीं ये तो कुछ अलग टाइप के लोगों के लिए है और एक अलग क्लास इसको देखती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैं आपको बताऊं कि हमारे देश के जो रईस लोग हैं भारत के, चाहे तो आप अंबानी कह लीजिए, अडानी, ये तो, इनमें तो कुरुचि संपन्न लोग हैं। आपको एक उदाहरण बता दो, अभी इन्होंने, अंबानी ने एक बहुत बड़ा कला संस्थान बनाया मुंबई में। एक कला संस्थान, एक पैसे वाला व्यक्ति, क्योंकि उसको समाज ने पैसे दिए, ये कहना कि साहब हमने तो अपने उद्यम से पैसे कमा लिए, ये बिल्कुल गलत बात है। पूरे समाज के सहयोग से वो पैसे मिलते हैं। उस पैसे से आपने एक कला संस्थान बनाया, एक तो उसके नाम से शुरू कर लीजिए, उसमें नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर है। आप अपना नाम उसमें, टाटा ने बनाया था बहुत वर्षों पहले, उसका नाम था नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, एनसीपीए। उसमें कोई टाटा का नाम भी नहीं, नीचे उसमें लिखा होता है कि भाई टाटा ग्रुप ने इसको सपोर्ट किया। कलाएं या जो गहरी चीजों में तो ब्रांडिंग सबसे पहले मरती है, आप सबसे पहले खुद गिरते हो, तो उसमें जरूरत ही नहीं थी। उसमें जो पहला कार्यक्रम हुआ उसमें किसी कलाकार को नहीं बुलाया गया, फिल्म के अभिनेताओं को बुलाया गया, और कथक नृत्य की प्रस्तुति उसमें जो हुई उसमें नीता अंबानी डांस कर रही है। ये शर्मनाक है। मेरा नीता अंबानी से कोई बैर नहीं है, एक व्यापारी की पत्नी है, वो जरूर रहे, लेकिन क्या वो नर्तकी है? एक इतने बढ़िया सेंटर जो बिल्डिंग है बनाई, अब तो वो सेंटर की तरह मैं उसको अनुभव नहीं कर सकता, क्या उसमें नृत्य करने की उनमें योग्यता है? क्या ये बेहतर नहीं होता कि किसी बड़े नर्तक को बुला के उसका वहां नृत्य किया जाता? ये हम क्या कर रहे हैं? हमने इतना बाजारू बना दिया है अपने पूरे देश, और आज ये हालत है कि इस देश में जहां गंभीर कलाओं का बहुत गहरा स्थान था, वो पूरी तरह हाशिए पे चली गई। आज हमारी बहस इन चीजों पे होती है हमारे समाज में कि किसी फिल्म ने कितने पैसे कमाए हैं। हाँ। इसमें कौन सी कला पे बहस है? ये बहस तो नहीं हुई उदाहरण के लिए कि अक्षय कुमार हर दूसरे दिन एक घटिया फिल्म बनाता है, इसमें है क्या? आप उसको केवल कमर्शियल एस्पेक्ट से उस कला की गहराई को नापते हैं, जो कि नापी नहीं जा सकती। इसलिए जिसको हम गंभीर कला कह रहे हैं वो कहने भर को गंभीर है, लेकिन उसमें गंभीर हास्य है, उसमें गंभीर श्रृंगार है, उसमें गंभीर शोक है। ये सबसे बनती है एक गहरी कला। ये उथली चीज नहीं है, और हर आदमी में वो गहराई है जिसके सहारे वो इन कलाओं को, चाहे तो पाथेर पांचाली जैसी कृतियों को देख के, अनुभव करके उनका आनंद ले सकता है। और मैं ये बार बार कहूंगा कि वो आनंद ले सकता है जब हम एक बहुत अच्छी फिल्म देखते हैं। जब मैंने उदाहरण के लिए पहली बार पाथेर पांचाली देखी थी तो मैं देखता रह गया था कि क्या अद्भुत फिल्म है। मैं जो कि सत्यजीत रे का कोई अति प्रशंसक नहीं हूं, वो भी क्योंकि इस आदमी ने इतनी कम मदद के, इतने कम से उसके पास वो थे, संसाधन थे, उनसे इतनी सुंदर फिल्म बनाई। उसमें क्या रोशनी का खेल है, उसमें क्या दुख के शेड्स हैं, अलग अलग किस्म के शेड्स हैं। क्या दुख हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा नहीं है?
क्या विपन्नता हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा नहीं है? क्या सूरज की रोशनी और खेतों को देखना और खेतों में दौड़ना ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अंश नहीं? जब आप इस फिल्म में देखते हैं ये सब मिलके होके, तब आपको कुछ अपने बारे में बहुत गहरे रूप में समझ में आता है कि हम हैं क्या, हम कहाँ हैं, हमारा हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य क्या है, ये समझ में आता है। इसमें इस फिल्म का चूंकि प्रदर्शन अभी बहुरी अकेला कैफे पर 14 मई को होने वाला है और जिसमें आप भी रहेंगे, तो मैं चाहूंगा आप दर्शकों से कहें कि इस फिल्म को देखने क्यों आए और थोड़ा सा इस फिल्म को देखने इसलिए आए, कई कारणों से आए। एक तो इसलिए आए कि ये बहुत दुख, विपन्नता, कमी, सबके बीच मनुष्य की खुशी का, कैसे खुश रहता है, रह सकता है, उसकी गाथा है। आप इसलिए देखने आए कि इसमें बंगाल की विपन्नता के साथ साथ बंगाल का जो वैभव है, हमारे देश का वैभव, वो है साथ में। आप इसलिए देखने आए कि इसमें विभूति भूषण की जो उपन्यास है, उसने जो कहानी, हल्की सी कहानी है इस फिल्म में, वो कमाल की कहानी है। आप इसलिए देखने आए कि बच्चे कैसे जिम्मेदार होते हैं, उन पर जब जिम्मेदारी पड़ती है तो कैसे उनका रूपांतरण होता है, ये देखने आए। आप ये देखने आए कि सारी विवादों, असहमतियों के बीच में एक गरीब भारतीय घर भी कैसे चलता है। किसी को बाहर नहीं किया जाता, किसी को छोड़ा नहीं जाता, किसी को पराया नहीं किया जाता। और हमारा देश इस वक्त लगातार एक के बाद दूसरों को पराये करने के प्रयोजन में लगा हुआ है। इसलिए ये फिल्म इसलिए देखने आए कि इसमें भारतीय सभ्यता की जो समावेशी स्पिरिट है, उसका आप अनुभव कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और 14 मई को इस फिल्म का प्रदर्शन बहुरी अकेला कैफे, जो पीपल्स मेडिकल कॉलेज के सामने है, आप सभी इसके लिए आमंत्रित हैं। और ये हमारी तरफ से सत्यजीत रे के लिए एक ट्रिब्यूट होगा। और फिल्म प्रदर्शन के बाद सर से और बहुत सारे संवाद करेंगे, और जहां आप सर से सीधे कुछ सवाल कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।